हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए और शेयर करिए। यहाँ पे हम करने जा रहे हैं औद्योगिकीकरण का युग। यह जो है क्लास 10 का है, सोशल साइंस सब्जेक्ट से औद्योगिकीकरण का युग। ठीक है, तो यह जो है 5वां चैप्टर है, डॉन ऑफ द सेंचुरी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक म्यूजिक कंपनी थी। ठीक है, ईटी पॉल म्यूजिक कंपनी। उसने जो है अपने मैगजीन के सबसे कवर पेज पे ये फोटो बनाया हुआ था, ये फिगर बनाया हुआ था और डॉन ऑफ द सेंचुरी लिखा था। मीन्स कि उदय होना। और डॉन मीन्स क्या होता है? उदय होना। उदय होना किसी भी चीज़ का। डॉन ऑफ द सन, जैसे सन उदय होता है सुबह में, सूरज जब उदय होता है तो उसको डॉन कहते हैं, और शाम को जब वो डूबता है तब उसको सेट कहते हैं। तो डॉन और सेट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डॉन ऑफ द सेंचुरी में ये दिखाया गया है कि एक औरत है जो कि देवी का स्वरूप है, और उनका पैर जो है एक पहिए पे है, और उस पहिए पे मीन्स कि पंख वाला पहिया है जो कि उड़ता है। और क्या दिखाया उन्होंने? उनके पीछे जो है कैमरा फ्लोट हो रहा है। ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस फ्लोट हो रहा है, रेलवे के इंजन फ्लोट हो रहे हैं, और मिलें जो होती हैं, कारखाने, उनमें जो मशीनें यूज की जाती हैं वो फ्लोट हो रही हैं। तो आपको पता ही है कि जब 19वीं सेंचुरी 20वीं सेंचुरी स्टार्ट हुई तो उस समय जो है इन सारी चीज़ों की डिस्कवरी हुई, और ये सारी चीज़ें जो है इस सदी को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाने वाली थी। तो इसलिए यहाँ पे दिखाया गया है कि रेलवे, कैमरा, मशीन, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाने के फोटो जो है इस देवी के तस्वीर के पीछे जो है कि फ्लोट हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये दिखाया गया है कि ये सारी चीज़ें जो हैं इंसान को एक अलग लेवल तक ले जाएंगी। ठीक है, और इस तस्वीर में महिमा मंडन मीन्स इस तस्वीर में जो है मशीनों का और तकनीकी का बहुत ही ज़्यादा महिमा मंडन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, यह तस्वीर एक व्यापारिक पत्रिका के पन्नों पर 100 साल से भी ज़्यादा पहले छपी थी। ठीक है, ठीक है, तो ये तो एक बात हो गई इस तस्वीर की, इस पिक्चर की, इस फोटो की। एक और तस्वीर की हम बात करेंगे जो कि ये है। इस तस्वीर में यह भी जो है आज से करीब 100 इयर्स बैक एक व्यापारिक मैगजीन पे छपी थी, जिसमें दो मैजिशियन हैं, मीन्स कि दो जादूगर हैं, और ये लोग क्या कर रहे हैं कि अपना जादू दिखा रहे हैं। एक जो है अपने हाथ में सबसे ऊपर, टू मैजिशियन यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो सबसे ऊपर जो मैजिशियन है, जो जादूगर है, वो उसके हाथ में अलादीन का चिराग है, और वो उसको रगड़ता है और बड़ी 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 बिल्डिंगें बना देता है। दूसरी जो तस्वीर है, इसमें कोई मैकेनिशियन है जो कि पुल वगैरह, इंजन और जहाज़ें बनाते हैं। वो है जो कि जो है अपनी मशीनों से क्या क्या चीज़ें बना देता है। पुल, पानी के जहाज़ बना देता है, मीनार, गगनचुंबी इमारतें बना देता है, कारखाने। ठीक है, तो ये जो है तस्वीरें आधुनिक युग की विजय गाथा कहती हैं। मीन्स कि मतलब कि कुछ समय पहले ये सारी चीज़ें नहीं थी, ना तो मशीनें थी, ना कारखाने थे, ना रेलवे थे, ना वाष्पोत थे, मीन्स कि स्टीम इंजन थे, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये सारी चीज़ों की जब इन्वेंशन हो रहा था, मीन्स जब आविष्कार हो रहे थे, जब ये चीज़ें बन रही थी, तो मैगजीन्स में इनके फ़ोटो निकल रहे थे। इसी तरह से आज के टाइम पे भी होता है। जैसे कोई चीज़ अगर हमारे लिए बहुत फ़ायदे की है, या फिर हमारे लाइफ में उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होने वाला है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली है, तो उसके फ़ोटो हम पेपर्स और मैगजीन में देखते हैं। तो ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे औद्योगिक क्रांति से पहले के समय के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि औद्योगिकीकरण को अक्सर हम कारखानों के विकास के साथ ही जोड़कर देखते हैं। जब हम औद्योगिक उत्पादन की बात करते हैं तो हमारा ऐसा फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है, और औद्योगिक मजदूरों की बात करते हैं तो भी हमारा ऐसे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों से ही होता है।
तो यह जो औद्योगिकरण है, ठीक है, इसमें जो क्रांति आई थी उससे पहले इसका स्टार्ट तो हुआ होगा, तभी तो ये क्रांति तक जाएगा। तो औद्योगिकरण के इतिहास के बारे में हम देखेंगे तो पहले तो फैक्ट्रियाँ बनेंगी, फैक्ट्रियाँ बन गई तो उसमें था पर इस सोच में एक समस्या है दरअसल क्या कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। मीन्स देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इंग्लैंड में और यूरोप में फैक्ट्रियां नहीं बनी थी, फिर भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन होता था। ये कैसे होता था? यह उत्पादन जो है फैक्ट्रियों में नहीं होता था, ठीक है। यह जो है प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन इस समय को हम कह सकते हैं। जैसे कोई भी चीज़ अगर हम जैसे अगर हम खेती ही करते हैं तो उससे पहले बीज को बोने से पहले बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। और प्रिपरेशन में जैसे कि हम खेत को तैयार करते हैं, उसको उर्वरक बनाते हैं, उसको उसकी सिंचाई करते हैं, उसमें पानी की मात्रा को देखते हैं, ठीक है। तो ये सारे चरण होते हैं। तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई भी इंडस्ट्री अपने क्रांति पे कब पहुंचेगी, जब पहले शुरू होगी, शुरू से मीडियम में आएगी, मीडियम से और बढ़ती जाएगी, इस तरह से। तो इंग्लैंड और यूरोप के जो शहर थे वहाँ पे जो है फैक्ट्रियों को बनने से पहले उत्पादन होता था। इसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन भी कह सकते हैं। 17वीं 18वीं शताब्दी में ही यूरोप के शहरों के सौदागर गांवों की तरफ रुख करने लगे थे, ठीक है। यूरोप के जो शहर के सौदागर थे गांव की तरफ आते थे और गांव में जो लोग थे उनके पास पूरा जमीन नहीं था, इतना जमीन नहीं था कि वो अपने जमीन पे खेती करके और अपने घर के लोगों को के पेट को पाल सके, ठीक है। तो इसलिए ये लोग जो है क्या करते थे कि ये लोग जो है जब जब किसान मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से मीन्स कि व्यापार वाले लोग जब आते थे तो वो पैसे देते थे और उन्हें काम भी देते थे कि मीन्स कि आप ये काम करके दीजिए तो हम आपको पैसे देंगे। तो इस तरह से मिल जाते थे और इस तरह से गाँव में गरीब काश्तकार और दस्तकार सौदागरों के लिए काम करने लगे, ठीक है। तो जो गरीब लोग थे ना वो सारे काम करने लगे, ठीक है, इन व्यापारियों के लिए। इन व्यापारियों को हम सौदागर भी बोलते हैं। तो आपने पहले भी क्लास 9 में भी ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं। खुले खेत खत्म होते जा रहे थे, कॉमन्स की बाड़ाबंदी की जा रही थी। अब तक अपनी रोजी मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा था ना इस समय में कि बहुत ज़्यादा जो जंगल थे और जो खेती के लिए ज़मीन थी वो सारी ख़त्म होती जा रही थी। उस पे कुछ ना कुछ बनता जा रहा था। और बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं जो जंगलों से लकड़ियाँ बीन के लाते हैं, उसको बेचते हैं और अपना खाना उससे चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी मतलब कि बहुत मुश्किल हो रही थी उनको। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ कि इसलिए जब भी सौदागर वहाँ आते थे उन गांव में गरीब लोगों को काम देते थे और उसके बदले पैसे देते थे काम करने के बदले, तो वो लोग खुशी खुशी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। तो इस व्यवस्था से शहरों और गाँव के बीच एक घनिष्ठ संबंध विकसित हुआ। सौदागर रहते थे शहरों में लेकिन उनका काम जो है देहात में ही चलता था। इंग्लैंड का कपड़ा व्यवसायी जो स्टेपलर्स था से ऊन खरीदते थे, ठीक है, स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे, सॉरी। इंग्लैंड के कपड़ा व्यापारी जो थे, व्यवसायी जो थे, वो स्टेपलर से ऊन खरीदते थे और उसे सूत काटने वाले के पास पहुंचा देते थे। इससे जो धागा मिलता था उसे बुनकरों, फुलजर्स और रंग साजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी। इसके बाद निर्यातक व्यापारी कपड़ों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेच देते थे। इसलिए लंदन को तो फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। यह आदि औद्योगिक व्यवस्था व्यवसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पर सौदागर का नियंत्रण था और चीजों का उत्पादन जो था कारखानों के बजाय घरों में होता था, ठीक है। तो इस समय क्या था कि ये मतलब कि ये जो कारखाने थे मतलब फैक्ट्रियां नहीं थी लेकिन सारे काम होते थे गाँव में, घरों में होते थे, ठीक है। और इसमें जो है प्रत्येक चरण होता था, मीन्स कि ऊन को काटना, उसको रेशे बनाना, रेशे से कपड़े बनाना, इस तरह से होता था। 20-25 मजदूर काम करता था, ठीक है।
एक कपड़े के हर सौदागर के पास, मीन्स कि ये जो कपड़े के सौदागर थे उनके पास बहुत सारे मजदूर कार्य करते थे। अब उसके बाद हम देखेंगे कारखाने का उदय। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने देख लिया कि औद्योगिकरण से पहले जो था वो काम कहाँ पे होता था, घरों में होता था। लेकिन जो 18वीं शताब्दी थी या 17वीं शताब्दी थी, इसमें क्या इंग्लैंड में सबसे पहले उन्हें 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा जो है 18वीं सदी के आखिर में हुआ। ठीक है, तो 1730 क्या है, 18वीं सदी का शुरुआत है, लेकिन अंत तक इनका ज़्यादा तेजी से विकास हुआ। ठीक है, कॉटन नए युग का पहला प्रतीक था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। ठीक है, 19वीं सदी के आखिर में कपास का उत्पादन होने लगा था। और यहाँ पे एक चीज बताई जा रही है कि ब्रिटेन में 1760 की ये बात है, उद्योगों की जरूरत को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था। ठीक है, ब्रिटेन जो है वो कितना 25 लाख पाउंड आयात करता था, लेकिन 1760 से 1770 और 1780 और 1787, तो मीन्स कि 27 सालों में वो जो है आयात को कितना बढ़ा दिया, 220 लाख पाउंड तक पहुंचा दिया। यह इजाफा उत्पादन की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलावों का परिणाम था। ठीक है, तो क्या क्या बदलाव हुए थे, मीन्स कि जो है कि एक साल में उसको 25 लाख पाउंड कच्चे कपास की जरूरत होती थी और उससे कपड़े बनते थे। लेकिन अभी जो है इसका व्यापार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और यह जो है कितना 220 लाख पाउंड, 9 गुना तक बढ़ गया था उसका मंगाना, कपास के कच्चे कपास को मंगाता था। तो 18वीं सदी में ऐसे आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन प्रक्रिया जो थी कि हर चरण की कुशलता बढ़ा दी, मीन्स कि उसमें इंसानी ताकत भी कम लगती थी, जैसे कार्डिंग, ऐंठन व कताई और लपेटने का। ठीक है, तो एक मजदूर जो कार्य करता था अकेले, तो उसको बहुत मेहनत लगती थी और वो उत्पादन भी उतना नहीं कर पाता था। लेकिन जैसे जैसे मशीनों का उत्पादन होता गया, वैसे वैसे प्रति मजदूर जो उत्पादन है वो बढ़ता गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागे व रेशों का उत्पादन होने लगा। इसके बाद रिचर्ड आर्क राइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक कपड़ा उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था। यह काम लोग अपने अपने घर पर ही करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, महंगी नई मशीनें खरीद कर उन्हें कारखाने में लगाया जा सकता था। अब जो है क्या होता था कि नई मशीनें खरीद कर लोग कारखानों में लगाते थे, कारखानों में लगाया जा सकता था। कारखानों में सारी प्रक्रिया एक छत के नीचे एक मालिक के हाथ में हो जाती थी। तो ये क्या है, यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दिखाया गया है कि यह क्या है, लंकाशायर की एक कॉटन मिल है। इस मिल में जो है कि इस मिल में जो है मीन्स की पूरी लाइटनिंग दिखती थी और इस मिल में एक छत के नीचे सारे कार्य हो जाते थे। पहले जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता था, एक जगह एक कार्य होता था, वहाँ से जैसे कि अगर धागे कपास के मिले तो उसको धागों में पिरोना एक जगह होता था, तो दूसरी जगह कपड़े बनते थे, तो ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अभी जो है सारे कार्य एक छत के नीचे होने लगे। तो 19वीं सदी की शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के बहुत का अभिन्न अंग बन गए थे। मीन्स कि कहीं भी अगर कारखाने बहुत खूबसूरती से बनाए हुए हैं तो बहुत खूबसूरत दिखते हैं, तो इसी को कह रहा है कि इंग्लैंड में कारखाने बहुत खूबसूरत दिखते थे। और ये जो नए कारखाने थे ये इतने बड़े थे, नए पर जादुई थी कि इस समय लोगों की आंखें चौंधिया जाती थी। मीन्स कि ये बहुत बड़ी बड़ी मिलें थी या लोग देखते रह जाते थे। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे इस बात को मानो भूल ही जाते थे कि आंखों से ओझल गलियां वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार जो थी वो बहुत तेज थी, यही बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये मैनचेस्टर का है, एम जैक्सन का ने ये चित्र लगाया हुआ है। धुआं छोड़ती चिमनियाँ औद्योगिक इलाकों की पहचान बन गई थी। ठीक है, अब ये जो सारी चीज़ें हैं, एक तरफ तो कपड़े बन रहे थे खूबसूरत खूबसूरत और दूसरी तरफ जो है हमारा एटमॉस्फेयर खराब, एनवायरनमेंट हमारा खराब हो रहा था। इस बात पे
किसी का ध्यान नहीं था, लगता है मुझे ऐसा। पहला यहाँ पे हम देखेंगे सूती उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। ठीक है, तो जो सूती उद्योग था और जो कपास उद्योग था ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग था 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। ठीक है, सबसे तेजी से जो उद्योग बढ़ा था 1840 के दशक तक औद्योगिकीकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। इसके बाद लोहा और स्टील उद्योग आगे निकल गए। 1840 के दशक से इंग्लैंड में और 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा था। फलस्वरूप लोहे और स्टील की जरूरतें तेजी से बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था। यह राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से 2 गुनी थी। ठीक है, दूसरा, नए उद्योग परंपरा उद्योगों की इतनी आपस में आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे। 19वीं सदी के आखिर में भी तकनीकी रूप से विकसित उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की कुल संख्या 20% से ज्यादा नहीं थी। जो कपड़ा उद्योग था एक गतिशील उद्योग था, लेकिन क्या होता था कि कपड़ा उत्पादन का ज्यादातर हिस्सा जो था, मीन्स की जो कपड़ा बनता था उसका ज्यादातर कार्य जो है घरेलू इकाइयों में ही होता था। और क्या होता था कि जो परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण और निर्माण और पाटरी, कांच के कार्य, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजारों के उत्पादन जैसे बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में जो तरक्की हो रही थी वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का ही परिणाम थी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फिटिंग शॉप में एक लोकोमोटिव इंजन बनाए जाते थे और पुराने की मरम्मत की जाती थी। ठीक है, प्रौद्योगिकी बदलावों की गति धीमी थी। ठीक है, औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेजी से नहीं फैले। इनकी तकनीक महंगी थी। सौदागर और व्यापारी इनके इस्तेमाल के सवाल पर फूक फूक कर कदम बढ़ाते थे, क्योंकि मशीनें जब खराब हो जाती थी तो उनको सही करने के लिए बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ता था। ठीक है, इस बात को समझने के लिए हम लोग भाप इंजन को देख लेते हैं एक बार। जेम्स वाट ने न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया था। ठीक है, इस मॉडल का उत्पादन उनके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बुल्टन ने किया था। इन सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। ठीक है, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इनमें से 80 इंजन सूती उद्योग में थे, 9 ऊन उद्योग में और बाकी खनन, नहर निर्माण और लौह कार्य में इस्तेमाल हो रहे थे। और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफी समय बाद तक भी नहीं हुआ। मीन्स कि जैसे जैसे मशीनें और इंजनें बन तो रहे थे, लेकिन इसका लोग जो है बहुत तेजी से उपयोग नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि अगर ये खराब होगी तो इसके मरम्मत के लिए उन्हें बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि इन इंजनों और मशीनों के जो निर्माता थे, जो इनको बनाते थे या बनवाते थे, वो ऐसा बताते थे कि अगर ये खराब होते हैं तो इनको मरम्मत में बहुत पैसे लगेंगे। ठीक है, तो भाप के इंजनों के बारे में बात हो रही है कि 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया था। और उस समय तक जो 19वीं सदी की शुरुआत तक, जैसे कि 1800 कुछ में शुरुआत में जो है कि 321 इंजन थे। और इनका उपयोग कहाँ कहाँ होता था, तो जहाँ भी सूती वस्त्र बनते थे, ऊनी वस्त्र बनते थे और नहर का निर्माण होता था, लौह कार्य में इस्तेमाल होते थे, इस तरह से। ठीक है, यानी मजदूरों की उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में
उद्योगपति बहुत हिचकिचा रहे थे। मीन्स कि अगर कोई मजदूर इस तरह से कार्य करता है और वही मजदूर अगर जो है किसी मशीन के मदद से कार्य करता है तो उसका उत्पादन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन निर्माता जो है बहुत ही डर डर के इन मशीनों को अपना रहे थे। ये एक कताई फैक्ट्री जहाँ पे कि कपड़े बनाए जाते हैं वहाँ का एक दृश्य है। तो इसमें जो है कि देख सकते कि भाप की ताकत से ये मशीन चलती थी और विशालकाय पहिए एक साथ सैकड़ों तिल्लियों को घुमाने लगते थे, तो इससे ज़्यादा कपड़ा उत्पादन होता था। अब क्या है कि एक लोग एक पहिए की मशीन को चलाएंगे तो थोड़ा कपड़ा बनाएंगे और वही एक दो लोग मिल गए एक मशीन को चलाएंगे तो ज़्यादा कपड़े बना सकते थे। ठीक है, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति। अब जैसे हाथ से मेहनत करके मजदूर बहुत सारी चीज़ें बनाते थे, वहीं पे अगर हम किसी मशीन को अपने हाथ से चलाते हैं तो वो मशीन बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करती है। तो आइए देखते हैं क्या स्थिति थी। विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में क्या था कि मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। किसान जो गरीब थे और बेकार लोग थे उनको कार्य चाहिए था और वो कार्य के लिए शहरों को जाते थे। और जब श्रमिक बहुत ज़्यादा हो थे, क्योंकि शहरों में कार्य जो कराना था उसके लिए श्रमिकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए जो उद्योगपति थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको कार्य के लिए जो श्रमिक चाहिए थे उन श्रमिकों वो जो है श्रमिक कम वेतन में भी मिल जाते थे। और कम वेतन में जब श्रमिक मिल जाते थे तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो उद्योगपति थे, वो लोग जो है ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाते थे कि मशीनों को लगाया जाए और मजदूरों से छुटकारा मिले। बहुत सारे उद्योगों में श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर घटती बढ़ती रहती थी। बहुत सारे उद्योग ऐसे होते हैं जो मौसम के हिसाब से भी चलते हैं। गैस कारखानों में जाड़ों के दौरान खासा काम रहता था, इस दौरान उन्हें ज़्यादा मजदूरों की जरूरत होती है। क्रिसमस के समय बुक बाइंडो प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों की दरकार रहती थी। बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत, साफ सफाई व सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। जिन उद्योगों में मौसम के साथ उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों के बजाय मजदूरों को ही काम पर रखना पसंद करते थे। बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जा सकते थे। मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था, बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में 19वीं सदी के मध्य में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी। इन्हें बनाने के लिए यांत्रिक प्रौद्योगिकी ही नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की जरूरत थी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था कि विक्टोरिया काल का जो ब्रिटेन था उस समय उच्च वर्ग के जो कुलीन लोग थे, पूंजीपति लोग थे, हाथों से बनी हुई चीज़ों को पहनना ज़्यादा पसंद करते थे और हाथों से बनी हुई चीज़ों को ज़्यादा यूज करते थे। तो इसलिए भी, और उनकी फिनिशिंग अच्छी होती थी क्योंकि उनको एक एक करके बनाया जाता था। और मशीनों से जो चीज़ें बनती थी वो दूसरे देशों को भेज दी जाती थी, निर्यात कर दी जाती थी। जिन देशों में मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके वे अपना काम चला सकें। 19वीं सदी के अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। यहाँ पे हम देखेंगे मजदूरों की जिंदगी। बाजार में श्रम की बहुतायता से मजदूरों की जिंदगी भी प्रभावित हुई थी। ठीक है, जैसे ही नौकरियों की खबर गांवों में पहुंची, सैकड़ों की तादाद में लोग हुजूम बनाकर शहरों में चल देते थे। इस पेंटिंग में दर्शाया गया है कि लंदन में बेघर लोग एक कामगार वर्क हाउस में रात भर ठहरने के टिकट के लिए अर्जी दे रहे हैं। ये आश्रय स्थल बेसहारा सड़कों पर रहने वाले और यहाँ भटकते लोगों के लिए गरीब कानून आयुक्त की देखरेख में चलाए जाते थे। इन वर्क हाउसों में रहना जिल्लत की बात थी। हर एक की डॉक्टरी जांच करके ये पता लगाया जाता था कि व्यक्ति बीमार तो नहीं, उनका शरीर पूरी तरह साफ है या नहीं, उनके कपड़े मैले तो नहीं है। तो ये सारी चीजें थी।
तो जब भी गांव में ये पता चलता था कि यहाँ पे नौकरी है तो गांव से बहुत सारे लोग निकल जाते थे नौकरी की तलाश में। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। जिनके घरों के लोग या रिश्तेदार या कोई दोस्त कंपनियों में कार्य करते थे तो वहाँ पे जाके उनको वो नौकरी लगवा देते थे। नौकरी तो लग जाती थी लेकिन वहाँ पे रहने के लिए बहुत ही दिक्कतें थी। वे लोग जो है पुल के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे। मीन्स कि कुछ ऐसे बने होते हैं जगह जहाँ पे लोग जाके रात को रुक सकते हैं। कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जाने वाले अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। काम का सीजन गुजर जाने के बाद गरीब दोबारा सड़क पर आ जाते थे। कुछ लोग जाड़ों के बाद गांव में चले जाते थे और इस समय काम निकलने लगता था। ठीक है, लेकिन ज्यादातर शहर में ही छोटा मोटा काम ढूंढने की कोशिश करते थे जो 19वीं सदी के मध्य तक भी आसान काम नहीं था। 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया लेकिन इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चला। औसत आंकड़ों से अलग अलग व्यवसायों के बीच आने वाले फर्क और साल दर साल होने वाले उतार चढ़ाव छिपे रह जाते थे। मिसाल के तौर पर जब लंबे नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेजी से बढ़ी तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आ गई। अब उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था लेकिन उससे वे पहले जितनी चीजें नहीं खरीद सकते थे। मजदूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन दर पर ही निर्भर नहीं होती थी। रोजगार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। रोजगार मजदूरों की औसत दैनिक आय कि उन्होंने कितने भी दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात भी लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब थी। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो चित्र दिखाया गया है कि एक रेलवे स्टेशन बन रहा है। ये 1850 का मीन्स कि 19वीं सदी का है। तो ये 1850 के दशक में लंदन में रेलवे स्टेशन बन रहा था और उसमें ये कार्य चल रहा है, इस फोटो में दिखाया गया है। तो यहाँ पे बेरोजगारी की आशंका के कारण मजदूर जो है नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ते थे। तो मजदूरों को क्या लगता था कि अगर जो है बहुत सारी मशीनें आ जाएंगी तो उनको कार्य नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो जो है मशीनों से चिढ़ते थे। और 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेजी से बढ़ गई थी। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइनें बनी, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर बिछाए गए, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या 1840 के दशक में 2 गुना और अगले 30 सालों में फिर 2 गुना हो गई थी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण। तो फ्रेंड्स, इसको हम लोग एक वीडियो में कर लेते हैं। अगले वीडियो में इसका आगे का मैं कराऊंगी उपनिवेशों में औद्योगिकीकरण। ठीक है, भारत में कपड़े का युग, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो जरूर से इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।